अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हमने डेटा एनालिटिक्स के स्टेजेस से रिलेट बात करने वाले हैं। तो अब मैं तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने चैप्टर का ओवरव्यू आप लोगों के लिए लिखा, उस वक्त हमने 4 नाम ऐसे लिखे जिसपे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूं मेरे बच्चों के लिए, और मैं यहां लिख देता हूं डेटा एनालिटिक्स स्टेजेस। ठीक है। अब यहां पे मेरे पास कितने स्टेजेस हैं? नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव स्टेज नंबर 1, फिर मेरे पास है डायग्नोस्टिक, फिर मेरे पास है प्रिडिक्टिव। ठीक है, प्रिडिक्टिव। और फिर मेरे पास है प्रिस्क्रिप्टिव। क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव। अब एक एक करके इन तमाम को समझने की बारी आ चुकी है। पहले मैंने बड़ी वो कहते ना आसान सी एग्जांपल दी थी, तो अब यहां पर हम थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें करेंगे जो कि रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है। अब सबसे पहली चीज हम यहां मेरे प्यारे बच्चों मिलकर समझेंगे वो है कि सर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स किसको कहते हैं। ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को समझने के लिए आपको एक चीज यहां पर देखनी है कि ये सबसे पहला स्टेज है। इट्स अ फर्स्ट स्टेज। पहली बात तो ये क्लियर कर ली, ये पहला स्टेज है। यहां पर हम क्या करते हैं? हम यहां पर डेटा को प्रोसेस करते हैं। क्या मतलब है सर प्रोसेस करने का? हम यहां पर डेटा को प्रोसेस करते हैं, और हम किस डेटा को प्रोसेस करते हैं? हम करते हैं हिस्टोरिकल डेटा। माजरत, स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई। किसको करते हैं? हिस्टोरिकल डेटा, यानी जो माजी में काम हो चुके हैं उसका जो डेटा है उसको हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है समराइज कर दिया, यानी हिस्टोरिकल डेटा को समराइज करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करके हम यहां अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट हैज हैपेंड, what has happened over a specific period। आपने कभी देखा होगा, कभी कोई ज्योग्राफिक चैनल पे या कोई ऐसी जगह पे कि जहां पर बताते हैं कि माजी में इस तरह से चीजें हुई थी, और आपके पास माजी का कोई डेटा होता है तो आप पता करते हैं कि यहाँ के लोगों को ये तमाम चीजें मुयस्सर थी, इस तरह से वो जिंदगी गुजारते थे। यानी कि इस तरह की चीजें जिस डेटा की बेस पे आप क्या कर रहे हो, आप ये अंदाजा लगा रहे हो कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आता है, अल्लाह माफ करे, उसे कैंसर है। तो वो कैंसर है तो वो क्या होता है, उसके पहले पास्ट में जो उसके साथ इवेंट्स हो चुके होते हैं, तो उस इवेंट्स की बेसिस पे क्या किया जाता है? हम प्रोसेस करते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं यहां पर यह पता करना चाहता हूं कि हिस्टोरिकल डेटा में हुआ क्या था, तो मैं यहां पर कैसे पता कर सकते हैं? यानी डेटा को किस चीजों की मदद से पता करूं, यानी मैं और आसान कर लूं कि भाई पास्ट में जो हुआ, पास्ट में जो इवेंट्स हुए, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए मुझे ऐसा क्या काम करना पड़ेगा? मुझे ऐसा क्या काम करना पड़ेगा कि जिससे मेरी पिक्चर क्लियर हो जाए? तो मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स।
मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा एवरेजेस, मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा परसेंटेजेस, मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा विजुअलाइजेशन, ताकि मुझे ये बात पता चल जाए कि पास में कंपनी ने कितना काम किया, कितने सेल्स हुई, किस तरह की सेल्स हुई, क्या तमाम चीजें। ठीक है, तो ये चीजें मैं क्या करता हूं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में करता हूं। अच्छा, ये तो सर आप कह रहे हैं, अब इसमें कोई ना कोई तरीकेकार तो होगा ना कि आप ये तमाम की तमाम चीजें अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट इवेंट के डेटा को एग्रीगेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट। फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इन तमाम चीजों से आपको डेटा को विजुअलाइज करवाना पड़ेगा, डेटा को विजुअलाइज करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप विजुअलाइज करवा देंगे तो फिर एक समरी आप क्या कर सकेंगे, समराइजेशन बना सकेंगे कि अच्छा इस तरह के मौके थे जिसकी वजह से तो हमारा काम खराब हुआ है। ठीक है ना, ये तमाम चीजें। अच्छा जी, इस पे एक छोटी सी मैं जिसमें एक एग्जाम्पल है वो आपके सामने पेश कर देता हूं ताकि आप मेरी बात को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ जाए। ठीक है मेरे बच्चों, एग्जाम्पल ये है मेरे बच्चों कि मैं बात करता हूं एक रिटेल कंपनी की या रिटेल स्टोर की। ठीक है, उस रिटेल स्टोर में हम क्या यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की मदद से ये पता करना चाहते हैं कि उस स्टोर की सेल्स परफॉर्मेंस कैसी है ओवर द पास्ट क्वार्टर, ओवर द पास्ट मंथ कर लो, क्वार्टर कर लो, ईयर कर लो, कोई भी चीज कर लो। अब उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे तमाम सेल्स के डेटा को एग्रीगेट करना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, हो सकता है कि मैं रीजन बेस करूं, हो सकता है कि मैं क्वांटिटी बेस करूं, कोई भी काम कर सकता हूं मैं तो। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे देखना है कि भाई किस वजह से, किस पीरियड में मेरे कस्टमर्स इंक्रीज हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 14 अगस्त की सेल्स लगाई थी, मैंने बकरीद की सेल लगाई, मैंने समर कलेक्शन पे सेल लगाई। उस सेल लगाने की वजह से मेरी कस्टमर की एक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, अब ये तमाम चीजें मुझे कैसे पता चलेगी, मतलब इन्हीं चीजों पे मैं बात करूंगा ना। और ये तमाम चीजें कब हुई हुई हैं, पास्ट में हुई हुई है, अभी नहीं हुई, पास्ट में हुई हुई है। मैं इसको यहां पर ऐसे लिख देता हूं, ये जो जितनी भी चीजें मैंने की, दीज आर ऑलरेडी हैपेंड, तो मैं इसको यहां कहूंगा दीज वर ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, अब जब ये हो चुका तो मैं आसानी के साथ क्या कर सकूंगा, मैं फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग कर सकूंगा। ठीक है,
ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ मेरे जिगर के टुकड़ों बात समझाई। अच्छा, फिर मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी? मैं यहां बात कर रहा हूं डायग्नोस्टिक की। किसकी? डायग्नोस्टिक की। बड़े गौर तवज्जो के साथ सुनेंगे मेरे बच्चे, ठीक है? जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अब डायग्नोस्टिक क्या है? डायग्नोस्टिक क्या है वो हम इसको हम आम जबान में बोलते हैं ना। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई गलती हो जाए पास्ट में, जैसे मिसाल के तौर पे आपका रिजल्ट खराब आया, आपका रिजल्ट खराब आया, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं घर वाले? यार क्यों आया ये रिजल्ट इतना गंदा क्यों आया भाई? आपने तो माशाल्लाह तमाम क्लासेस लेने जाते थे, आप तो माशाल्लाह हर एक्स्ट्रा क्लास लेने जाते थे, आप तो माशाल्लाह पूरा पूरा दिन लैपटॉप पे लगे रहते थे, और आपने तो बहुत से घर के इवेंट पे भी आप नहीं आए ये बोल के कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। फिर आप दोस्तों के साथ नाइट स्टडी पे भी जाते थे। अब घर वाले आहिस्ते आहिस्ते आपके गुनाह आपको गिनवा रहे, ठीक है ना? सिर्फ क्या करने के लिए? एक चीज पता करने के लिए, वाई डिड इट हैपन? ये हुआ क्यों था? क्या बात थी? वजह तो बताओ। इतना पैसा लगा दिया, तुम्हें बाइक दिला दी, तुम्हें सारी किताबें दिला दी, तुम्हें तुम्हारे पसंद के टीचर के पास भेज दिया, अब क्यों फेल हो गए? अब क्यों मार्क्स कम आ गए? ये अब आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? इसको हम कहते हैं डिगिंग डीपर। ताकि क्या कर सके आपके पेरेंट्स? आइडेंटिफाई कर सके। क्या आइडेंटिफाई कर सके? वो कॉज जिसकी वजह से आप फेल हुए हो, ठीक है? अब ये तमाम चीजें क्या कर रहे हैं आपके पेरेंट्स? किस तरह से पूछ रहे हैं इसको हम, यानी कि ये तो मैंने पेरेंट्स वाली बात बताई ना। अब अगर इसको मैं प्रोफेशनली बात बता दूं तो मैं पहले आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सामने रखता हूं। ये तो मैंने अभी आपको जो बात बताई ये तो बहुत आसान थी, पेरेंट्स वाली थी, लेकिन बात सारी है ये तो घरेलू एग्जाम्पल होती है ना। लेकिन हम अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल जाके। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर सेंटर है, हेल्थ केयर सेंटर। हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स कैसे होगा? अब हुआ कुछ ऐसा, जरा मेरी बात को तवज्जो से सुनना। एक हॉस्पिटल है, उसने नोटिस किया कि पेशेंट्स जो हैं, पेशेंट्स के जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो अल्लाह माफ करे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना? और ओवर द लास्ट 3 months, ओवर द लास्ट 3 months, ठीक है? अच्छा, अब पता ये चला कि ये जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं ये कौन, मतलब क्या ऐसा अल्लाह माफ करे कौन सी आफत आ गई या कौन सा ऐसा चीज आ गई जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं? तो पता चला कि भाई वायरल आया हुआ है। कभी कभार होता है ना घर में सब बीमार हो जाते हैं तो हम कहते हैं यार ये वायरल चला है, एक के बजाय दूसरे को हो गया, दूसरे के बजाय ये वायरल चला है। इस तरह से भी हम बात करते हैं। तो ये जो चीज है ये चीज को जरा देखना पड़ेगा। मतलब आप कहते हैं ना कि यार ये तो वायरल। अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बीमारी है जो डेंगी है, जैसे मुझे पास्ट में डेंगी हुआ था। तो डेंगी क्या था? वो एक जानलेवा बीमारी कहलाती है अगर आपका व्हाइट सेल और इस तरह का मसला आता है। तो अगर आप देखें कि आपके हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। अब वो रीजन क्या रीजन है वो जरा सुनना पड़ेगा, वो जरा समझना पड़ेगा, सही है? वो रीजन क्या रीजन है? फॉर एग्जाम्पल क्या उन्होंने अपनी
मेडिकल कंडीशन को कभी भी टेक केयर नहीं किया क्या? मेडिकल कंडीशन क्या है, वो किस तरह की ट्रीटमेंट पे चल रहे थे, दवाइयां प्रॉपर ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, वो किस, हो सकता है कि वो ऐसे इलाकों से बिलोंग करते हों जहां साफ पानी नहीं आता, जहां पर डॉक्टर्स की जो सहूलत है वो ज्यादा अच्छे तरीके से मुयस्सर नहीं, इस तरह के बहुत से इश्यूज होते हैं। यानी मैं अगर कहूं इनसफिशिएंट फॉलोअप्स नहीं हो रहे, इनसफिशिएंट फॉलोअप्स नहीं हो रहे, किसके फॉलोअप नहीं हो रहे? केयर फॉर पेशेंट। अब मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि बहुत से गांव देहात के अंदर आपके पास वक्त पे दवाई और अच्छे हॉस्पिटल और अच्छा इलाज मौजूद नहीं होता, तो उनकी बीमारियां बढ़ जाती हैं, डेथ रेशियोज बढ़ रहे होते हैं। तो ये तमाम क्या है, आप एक इंफॉर्मेशन, एक मसला जो आता है उसकी तह तक जाने के लिए क्या करते हो, मजीद आप क्वेश्चन करते जाते हो, जस्ट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, द रीजन बिहाइंड दिस रिजल्ट, दिस फेलियर। अब इसमें आप क्या करते हो, आप जैसे मिसाल के तौर पे ये जो हॉस्पिटल में जो नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज कर गए, उस नंबर ऑफ पेशेंट को इंक्रीज करने की आपने वजह देखी, मेडिकल कंडीशन देखा, ट्रीटमेंट देखा, इस तमाम चीजों को हम कहते हैं ड्रिल डाउन। क्या कहते हैं? ड्रिल डाउन। फिर इसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई देखो, बात सारी ये है कि हमारा जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन एनालिसिस अगर देखें वो क्या है? कोरिलेशन एनालिसिस का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ी अलग बात करूंगा, ये कोरिलेशन को मैं समझाने के लिए आप लोगों को ये मेडिकल वाली एग्जांपल नहीं देना चाहता क्योंकि मुनासिब नहीं होगी। इसके लिए मैं एक अलग एग्जांपल दूंगा और मैं ये कहूंगा कि अगर एक कंपनी के अंदर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह है कि मार्केटिंग की स्पेंडिंग भी, मार्केटिंग पे जो स्पेंड कर रहे हैं ना, वो भी इंक्रीज हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये कि जितनी मार्केटिंग बढ़ेगी उतनी सेल्स बढ़ेगी। तो इस चीज को कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। फिर इसके बाद हम कहते हैं एनॉमली डिटेक्शन। इसका क्या मतलब है कि एक पॉइंट पे आके हम यहां पता कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे आने के बाद से इश्यूज आए, या इस पॉइंट पे आने के बाद से हमारे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आई। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो यार आपने पास्ट में 3-4 दफा जब आप बहुत ज्यादा बीमार हो रहे थे तो एक पॉइंट, मिसाल के तौर पे हार्ट अटैक आता है, आपने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट नहीं कराया, आपने ये काम नहीं किया, आपने एहतियात नहीं की, तो एक पॉइंट पे आके आपको हार्ट अटैक आ गया। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो एक पॉइंट पता करना जिसकी बेस पे आपके साथ ये मामला होंगे। अच्छा, यहां तक ये क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, फिर हम आ जाते हैं किस पे? फिर हम आते हैं यहां पर प्रिडिक्टिव पे। किस पे आते हैं? प्रिडिक्टिव पे। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। अच्छा, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में जब मैं आया तो मैंने कहा कि भाई यहां पर हम क्या करते हैं। बेसिकली यहां देखो, नाम बता रहे हैं ना, प्रिडिक्ट करना। यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम हिस्टोरिकल, माजरत फिर से स्पेलिंग में मसला, हिस्टोरिकल डेटा को फोरकास्ट करते हैं। यानी कि हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे हम क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर आउटकम्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। याद होगा अभी हमने समझा,
हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं टाइम सीरीज। क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। हम यहां इस्तेमाल करते हैं क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। ठीक है। अब हम रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं, आपको पता है कि हम ये देखते हैं कि मेरी सेल्स अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है? एडवर्टाइजिंग का इंक्रीज हो जाना। ठीक है। एडवर्टाइजिंग इंक्रीज हो रही है तो सेल भी इंक्रीज हो रही है। ये मैंने किसका मतलब समझाया? रिग्रेशन का मतलब समझाया। ठीक है। अब टाइम सीरीज में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई इसको हम ये कह सकते हैं कि मंथली सेल्स डेटा की बेसिस पे, मंथली सेल्स डेटा की बेसिस पे ये अंदाजा लगाना कि नेक्स्ट मंथ की सेल्स क्या होगी। ठीक है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग पे आ जाएं। यहां पर हम क्या करते हैं, मशीन्स लिख दिया, मशीन लर्निंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम यहां पर ग्रुपिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ग्रुपिंग कर देते हैं। और हम क्या करते हैं कि कौन सा डेटा किससे बिलोंग करता है, कौन सा एरिया किससे बिलोंग करता है, हम यहां पर ये ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर हम इस चीज को, इन तमाम बातों को समझते हैं एक अच्छी एग्जाम्पल से। अब एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कर रहा है, वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है। जब वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को इस्तेमाल करता है तो वो फोरकास्ट कर रहा है। क्या फोरकास्ट करता है कि भाई ये जो लोन के जो रेट्स होते हैं, रेट्स, ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो किस पे है? वो बेस्ड, हम देखते हुए हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए हम क्या करते हैं कि भाई जो लोन के रेट्स है ना, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं, जो मेरे यहां पर लोन के जो रेट्स हैं, मैंने थोड़ा सा राइटिंग बुरी कर ली थी इसलिए मैंने हटा दिया, वो हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे, और यहां पर हम क्या करते हैं, इसको देखते हुए बोरोवर की क्रेडिट स्कोरिंग करते हैं। ठीक है। हम यहां पर एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री चेक करते हैं। अगर मुझे किसी को लोन देना है ना, तो जाहिर सी बात है मैं उसकी तमाम चीजें चेक करूंगा, हिस्ट्री चेक करूंगा उसकी। अच्छा, मैं क्या चेक करूंगा कि भाई उसका रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है, वो फौरन पैसे दे देता है, जल्दी दे देता है, या लटका के देता है। ये तमाम चीजें मैं चेक करूंगा, और चेक करने की बेस पे मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि इस बंदे को पैसा देना या इस बंदे को लोन देना मेरे लिए हाई रिस्क होगा या लो रिस्क होगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करना चाहती है, अपने डिफॉल्ट रिस्क को रिड्यूस करना चाहती है। ठीक है। अब हमारे पास एक आखिरी पार्ट है
जिसके साथ हम अपनी बात को यानी कि स्टेजेस को एंड करेंगे, तो ये बहुत तवज्जो के साथ सुननी है। यहां पर हम बात करने वाले हैं प्रिस्क्रिप्टिव की, कि सॉल्यूशन क्या है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब यहां हम आ गए, यहां पर हमने कहा कि भाई देखें ये बियॉन्ड प्रिडिक्शन है। मतलब ये तो एक तो होता है ना प्रिडिक्ट करना कि ये होगा, ये तो भाई साहब आपको बताता है एक्शंस बताता है कि ऐसे ऐसे काम कर लोगे तो आपका जो आउटकम है ना वो इस तरीके से क्या हो सकता है, ऑप्टिमाइज हो सकता है। मतलब आपने ये काम कर लिए तो आप ये कर लोगे। अब ये सारी चीजें पता है क्या है, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस ये, मुश्किल इन द सेंस ये कि भाई आप यहां पर अपने तमाम डेटा, तमाम मॉडल और तमाम एल्गोरिथम की मदद से आप सिर्फ नॉट ओनली प्रिडिक्ट कर रहे हो बल्कि आप सजेस्ट भी कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो एक्शंस, जिससे आप अपने रिजल्ट को बेस्ट बना सको। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे क्या होगा, मुझे अपने अगर प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है मुझे मेरा प्रॉफिट, मुझे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे सबको ये बात पता है अपनी कॉस्ट को कम करो, कॉस्ट रिड्यूस करो। लेकिन कौन कौन से एरिया से कॉस्ट रिड्यूस करो ये कौन बताएगा, प्रिस्क्रिप्टिव बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर कहता हूं कि भाई मेरा जो सप्लाई चेन है उसमें अगर फला जगह पे मसला आ गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास से ही लेट प्रोडक्ट लेके गया है, बीच में कोई मसला आ गया, तो वो कौन से डिसरप्शंस होंगे जिसकी वजह से मेरा सप्लाई चेन का काम खराब हो सकता है, तो उसको मैं क्या करूं, पहले से ही ठीक करके रख लूं। फिर एक चीज यहां पर बनाई जाती है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री क्या होती है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें आप क्या करते हैं, हर डिसीजन का एक पोटेंशियल आउटकम पहले से सोच लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कैफ के पेपर दिए, आपने कहा अगर चारों निकल गए तो कैफ इस तरह से लिख दिया मैंने, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगली अटेम्प्ट में पेपर 1 2 3 4 उठाऊंगा इस तरीके से। ये सारी चीजें आपको प्रिस्क्रिप्टिव में मिलेंगी। अगर फेल हो गया तो मैं इस तरीके से काम करूंगा, ये हो गया तो मैं इस तरीके से काम करूंगा। ये चीजों को हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है। तो यहां तक हमने स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया मेरे बच्चों। अब हम इसकी बात करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम कहेंगे, डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो यहां तक चीजें कवर हो गई। प्लीज इसको आप एक दफा अच्छे तरीके से देख लें ताकि आगे बात की जा सके।